हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट में बताइए। हम कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान डॉट डॉट मतलब ये रिक्त स्थान दिया गया है, लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए, जहां भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी बताने वाली, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। जो नहीं होगा ज्यादा, उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं, वो सभी रेलवे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो या टेक्नीशियन का हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का हो या एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, कोई ना कोई रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा, वॉच फॉर लेटर में डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार में दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार कहाँ पर दिए गए हैं? संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए, अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 12 से 35। और अगर पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको हटाकर क्या कर दिया गया? इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 3 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान अपने 2 टेन्योर पूरे किए, यानी 10 इयर्स का जो 2 टेन्योर हो गए वो पूरे किए हैं? राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे, 1952 टू 1962 तक। यहाँ तक इन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है? संसद के जो दोनों सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, अगर इनके दोनों संसद के जो सदन हैं, इनकी दोनों बैठक के क्या है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? इसका सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका सभापति होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि ये दोनों बैठकों के, दोनों सदनों की बैठकों को बुलाता कौन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कमेंट में बताना है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जो लोकसभा स्पीकर हैं वो इस समय पर कौन है। और पिछली जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी वही लोकसभा स्पीकर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राइट आंसर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक भी सदस्यों को नहीं। पहले किया जाता था 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन को, लेकिन अब ये हटा दिया गया। अब ये क्या कर दिया गया? एक संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है और लोकसभा में अब एक भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता है। पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में संविधान की संकल्पना का उद्भव माना जाता है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि संविधान जो लिखा गया था यहाँ का, कब लिखा गया था? 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखा गया था।
दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान भी कहाँ का है? यूएसए का संविधान दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है। और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स भी संविधान, जो यूएसए का संविधान है, यूएसए के संविधान में बिल ऑफ राइट्स से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। और भी बहुत सी चीजें ली गई हैं, आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करते रहेंगे। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का कोर्स लेकर आए हैं, जो कि आपको सटीक कंटेंट के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि सामान्य ज्ञान के और सामान्य विज्ञान के रहने वाला है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान एग्जाम में एक चैलेंजिंग पोर्शन रहने वाला है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से ही मेरिट डिसाइड होती है। जितनी भी मेरिट जो उठेगी वो इसी पोर्शन से डिसाइड होगी कि किसके जितने ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। तो इस जो ये वाला कोर्स है, ये कोर्स आपको एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगा। इसके लिए आप या तो एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से और भी जानकारी ले सकते हैं, सैंपल पीडीएफ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और इसी पहली बैठक के तहत संविधान सभा के अस्थायी यानी नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। एंड देन 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक होती है, सेकेंड सेशन होता है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर या प्रेसिडेंट चुना गया था संविधान सभा का यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति कई और जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं, जैसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, इसके बाद में सीजीआई की नियुक्ति करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें राज्यपाल भी होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जस्टिस भी हो गए, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? ये विचार करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। आर्टिकल 74 एंड 75 किसके लिए है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? पहले ही बता चुका हूं, भारत का राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होगा वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन को बुलाएगा। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1989 में। और क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो बताइएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1989 का एक्ट था। इसके तहत जो वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स में जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर से घटाकर 18 ईयर कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? राइट आंसर 65 ईयर्स यानी 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और वहीं अगर पूछ लिया जाए हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का बताइए, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हाई कोर्ट में कितने वर्ष की आयु में जो न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं। और ऑप्शन आपके यही दिए गए हैं, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 65 वर्ष को हटा दीजिए और इनमें से कोई नहीं कर दीजिए। और आपको हिंट दे रहे हैं कि ये जो तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा वही उसका कार्यकाल अंत हो जाएगा। या तो अगर वो 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लें या तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? उनका कार्यकाल एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है?
भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी एक ही है, तो इसके लिए जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो भी एक ही रखा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत बनाए गए थे? तो एक्ट कौन सा था? 1861 का एक्ट था, इसके तहत बनाए गए थे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ये एक एक्ट था, इसके तहत भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं वर्तमान में। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? राज्य विधान परिषद में कितने वर्ष तक सदस्य रह सकते हैं? 6 वर्ष तक रह सकते हैं। और जो राज्य विधान परिषद है, अब तक कितने राज्यों में? केवल 6 राज्यों में राज्य विधान परिषद देखने को मिलेगी आपको, जिसमें से पहला राज्य होगा आंध्रा, दूसरा बिहार, बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और तेलंगाना। चौथा कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। पांचवा उत्तर प्रदेश, पांचवा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और एक हो जाएगा लास्ट, छठे नंबर का कर्नाटक। तो 6 राज्यों में है क्या? विधान परिषद। और आपको न्यूज में सुना होगा कि जब पश्चिम बंगाल में सरकार बनी थी, गवर्नमेंट वहां सत्ता में आई थी, तो पश्चिम बंगाल भी क्या, विधान परिषद के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मांग कर रहा था। किसके लिए मांग कर रहा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और अभी भी ये जो बिल है, अभी भी वहां की विधानसभा में अटका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन दिया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और ये क्वेश्चन रेलवे सहित कई अन्य एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी सीएपीएफ हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, कई अन्य एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर स्टार मार्क करिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में रहने वाली है ये पीडीएफ, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चन है। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके इसको बार बार रिवाइज करिए और वीडियो को भी बार बार देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। और आपको यहीं से केवल 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 5 नंबर का जो पेपर है वो यहीं से फंसने वाला है। मतलब पॉलिटी का हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा है वो मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना के तहत गठित की गई है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था, जब आरआरबी 2012 में इसका एग्जाम हुआ था, तो ऑप्शन में यही आया था, मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना। और अगर इसका दूसरा नाम कह लें तो क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। ये इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा, सॉरी हिंदी फॉर्मेट में लिखा है मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कब आया था? ये आया था 1946 में, 1946 में, जो कि 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया था। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके चेयरमैन थे, पैथिक लॉरेंस। और एबी अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर। और एक अन्य सदस्य और थे जो क्रिप्स मिशन लेकर आते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स। और ये क्रिप्स मिशन भी पहले लेकर आ चुके होते हैं, और इनका जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स प्रस्ताव है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और जितने भी उच्च न्यायालय हैं जो कॉमन हाई कोर्ट हैं, उसके वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आई बटन पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां से आप वो वाला वीडियो जरूर देखिए, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भारत में जो कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट हैं जो कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है। और ये कौन से संशोधन में ऐसी बात कही गई थी कि 2 या 2 से अधिक राज्य या 2 या 2 से
अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट और एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये बात कही गई थी 7वें संविधान संशोधन में, ये बात कही गई थी। 7वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 उनकी संख्या है। कितनी है? 10। अगला क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज्यादा अधिकतम सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 403, 403 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 1976 यानी 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 1946 का एक्ट था, सॉरी 1976 का एक्ट था। इसके तहत जो एक कमिटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी के तहत मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। बाद में एक मौलिक कर्तव्य और ऐड किया जाता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया जाता है। राइट टू एजुकेशन को लेकर ये मौलिक कर्तव्य ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है? ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में पहले तो ये बताइए भाषाएं थी कितनी? मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में अब 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, जो कि 4 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। इसके लिए 4 संविधान संशोधन हुए थे, इसके तहत ये भाषाएं जोड़ी गई थी। सॉरी, 4 संविधान संशोधन नहीं, 3 संविधान संशोधन हुए थे। एक तो हुआ था 21st हुआ था, एक 71st हुआ था, और एक 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। तो 3 संविधान के तहत टोटल 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। 14 पहले से थी, 8 अब, तो 22 भाषाएं टोटल हो गई हैं। तो कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में से एक भाषा नहीं है, जबकि सिंधी भाषा, डोगरी भाषा, संस्कृत भाषा ये हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसको अपना त्याग पत्र दे सकता है। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? वैसे सिक्किम भारत में शामिल किया गया था 1974 में, लेकिन 22वें राज्य के दर्जे के तौर पर, 22वें राज्य के तौर पर इसे 1975 में भारत में मिला दिया गया था। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? अध्यक्ष करता है, जो कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा, यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। और अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष उस समय उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और मान लो कि उपाध्यक्ष भी उपलब्ध नहीं है वहां पर, तो कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति या फिर उपाध्यक्ष करेगा। सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है, क्योंकि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो ये इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो राज्यसभा का उपसभापति ही उसकी अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जो उस स्टेट का गवर्नर होगा यानी राज्यपाल होगा, उस स्टेट के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और आपको एक कमेंट में क्वेश्चन बताना है
कि वर्तमान में सबसे कम उम्र के लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका नाम क्या है। और आपको बता दें वो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट में वो हैं और समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और जीते थे, जिनकी उम्र 25 साल 2 महीने थी। 25 वर्ष 2 मंथ की उम्र थी और वो जीत गए और लोकसभा सदस्य बनने में जो सबसे कम उम्र के नेता बने हैं। उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अगर उसमें कोई भी डिस्प्यूट आता है, विवाद आता है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, वो उस डिस्प्यूट को सुधारेगा या संभालेगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत में जो संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मूल संविधान का हिस्सा थे, बाद में नहीं जोड़े गए थे। बाद में बल्कि इसमें से एक संविधान जो संविधान संशोधन के तहत एक जो अधिकार है वो हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया था एज ए लीगल राइट्स, यानी कानूनी राइट्स के तहत इसको रख दिया गया था। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है कानूनी अधिकार, अभी बताया था जस्ट। अगला क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत किस अधिनियम, यहाँ किस कर लीजिए, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में यहाँ से बहुत ज्यादा रिसोर्सेस का यूज करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक एक वर्ष में केवल एक बार होती है, जो कि कब होती है, सितंबर माह में होती है, सितंबर में ये बैठक होती है, सितंबर से दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी। राइट आंसर कब हो जाए, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। इसने जो आयोग का गठन किया था वो किया था 1854 में। ब्रिटेन में किसने, लंदन, ब्रिटेन में भी जगह है लंदन। तो 1854 में आयोग का गठन किया था और 1855 में जो सिविल सेवा की परीक्षा है वो शुरुआत कर दी थी 1855 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है। तो किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। टोटल कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। और बता चुका हूं कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, एक तो महाराष्ट्र स्वयं हो जाएगा, दूसरा आंध्रा, तीसरा बिहार, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटका और छठा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। राइट आंसर 35 ईयर्स, 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति का यदि चुनाव लड़ना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। देखिए 1978 से पहले यह अधिकार प्रधानमंत्री के पास हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर के पास। अब किसके पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास हो गया है। और आपातकाल भारतीय संविधान में भाग 18 में दिए गए हैं। कौन से भाग में दिए गए, 18 में। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 352 से 360 तक, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। एक तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लग चुकी है और स्टेट इमरजेंसी भी कई राज्यों में लग चुकी है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगाया गया है या अभी तक चालू है या वहां पर लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में अभी भी क्या है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। यदि आप हमसे कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो करके वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, मतलब इनके अपोजिशन में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी हैं जो ये निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए।
भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और भारत का जब मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था, जिसमें से जो 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। और पहली कब जोड़ी गई थी? 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। और 11वीं अनुसूची 92 में जोड़ी गई थी, सॉरी 72 में, 72, जो कि 1992 ईयर है, 1992 में जोड़ी गई थी। 72 यानी 72 में जोड़ी गई थी। और 73 में ये जोड़ी गई थी 1992 में 12वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? कब किया गया था? 1956 में। और 1956 से भी पहले एक राज्य था जो भाषा के आधार पर जिसका पुनर्गठन हो गया था, उसका नाम था आंध्रा। आंध्र प्रदेश पर मत टिक लगाइएगा, दोनों ऑप्शन दिए गए, आंध्रा पर टिक लगाइएगा, क्योंकि उस समय उसका नाम क्या था? आंध्रा ही उसका नाम था, ना कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका नाम बाद में पड़ा है। उस समय क्या नाम था? आंध्रा नाम था, आंध्रा, आंध्रा। तो इस पर ही टिक लगाइएगा। और ये कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एक बार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो राष्ट्रपति कोई भी सीमा नहीं है इसकी, मतलब कभी अपनी डेथ तक, टिल डेथ तक सेवा कर सकता है, राष्ट्रपति के पद पर सेवा कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि वो जीतना चाहिए, हर बार जीत होनी चाहिए उसकी। जब जीता ही नहीं है तो सेवा नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, तो आंध्र प्रदेश पर ही टिक लगाइएगा। अगर आंध्र प्रदेश नहीं होता, आंध्रा होता, तो आंध्रा पर टिक लगाते हैं। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन है? मतलब जो पॉलिटिकल, जिनका करियर नहीं है, जो पॉलिटिकल से संबंधित नहीं है, वो कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352। अब तक कितनी बार? 3 बार राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? राज्यसभा में 6 वर्ष तक सदस्य रह सकते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य बदलते रहते हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, किसका? राज्यसभा का। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन होता है 1950 में। 1950 में पहले वित्त आयोग का गठन होता है। और जो पहला वित्त आयोग होता है, इसका जब गठन होता है तो इसके चेयरमैन कौन बनाए जाते हैं? केसी नियोगी। केसी नियोगी है जो इसके चेयरमैन बनाए जाते हैं, किसके? वित्त आयोग के। पहला वित्त आयोग कब गठन होता है? ये होता है 1950 में। थोड़ा सा नहीं, इसमें 1950 नहीं होगा। 1950 में तो सिफारिश की जाती है। 1951 में पूर्ण रूप से गठन हो जाता है, मतलब ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है, कार्य करना स्टार्ट कर देता है 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसे बोरो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन किया गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन कहाँ, किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, जिसका गठन 1774 में किया जाता है। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, उनका नाम होता है लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और इसमें टोटल कितने? 3+1 यानी 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, मतलब 4 न्यायाधीश ही बनते हैं। और ये जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय जो 1774 में स्थापना होती है, ये पूरे भारत का, इसका जो जुडिशियल क्राइटेरिया था वो पूरा भारत नहीं था, जब बल्कि कलकत्ता ही था। केवल कोलकाता के सिविल कोर्ट के तहत कार्य किया था इसने, सिविल कोर्ट के तहत कार्य किया था, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बेनेगल नाथ राव द्वारा। बीएन राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। और आपको बता दें, बेनेगल नाथ राव जो कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। किसके तौर पर जाने जाते हैं? संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर जाने जाते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 1935 के एक्ट के तहत लागू किया गया था। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसे 1935 में खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1919 में कहां पर? प्रांतों में लागू किया गया था, जबकि 1935 में प्रांतों से खत्म कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य हैं? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अन्य लिखा है, मतलब इनके अलावा कितने और अन्य सदस्य थे? राइट आंसर 6, यानी टोटल कितने? 7 मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन। लेकिन यहाँ पूछा गया कि अन्य सदस्य कितने थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 12 दिसंबर 1946 में जो दूसरी बैठक होती है, 1946 में जो दूसरी बैठक होती है, इसमें चुने गए थे। 12 दिसंबर नहीं, 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब बना दिया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 18 दिन लगे थे। और देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। कब होता है लागू? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो लगभग 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए थे। कितने आर्टिकल कर दिए गए थे? 16 आर्टिकल इसी दिन लागू कर दिए गए थे, जो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल थे और स्थायी शासन से संबंधित और जो केंद्र शासन से संबंधित, केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित जो आर्टिकल थे, वो ये लागू कर दिए गए थे, इसी समय लागू कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950। कब चुना गया था? 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। और इनमें जो 15 महिला सदस्य थी, इनमें सुचेता कृपलानी, अब इनका नाम क्यों ले रहे हैं? सुचेता कृपलानी भी इसकी सदस्य थी और सरोजनी नायडू भी इसकी सदस्य थी। अब इन दो महिलाओं का नाम क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि सुचेता कृपलानी भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। और ये दोनों लोग कहाँ की बनी थी? यूपी में मुख्यमंत्री और यूपी में ही राज्यपाल बनी थी। और ये भारतीय संविधान सभा है, इसकी जो 15 महिलाओं में से दोनों महिलाएं थी, एक दोनों लोग महिलाएं थी। और अगर पूछा जाए कि जब संविधान पर सिग्नेचर हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे, तो 15 महिलाओं में से कितनी महिलाएं शामिल हुई थी, मतलब कितनी महिलाओं ने साइन किया था? तो केवल 8 महिलाओं ने ही साइन किया था। बाकी जो महिलाएं थी, बची हुई 7 महिलाएं थी, वो क्या
अनुपस्थित थी, उस दिन प्रेजेंट नहीं हुई थी, तो इसलिए उनके साइन नहीं हो पाए थे। तो केवल 8 महिलाओं ने ही साइन किया था भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार कहां से लिया गया है? गणतंत्र का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी फ्रांस जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, उससे ये विचार लिया जाता है, गणतंत्र का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। अच्छा, 7वीं अनुसूची में जो 7th शेड्यूल होता है, इसमें कितनी सूचियां हैं? इसमें कितनी सूचियां हैं? इसमें 3 सूचियां हैं। एक कौन सी है? सेंट्रल लिस्ट है, जिसे केंद्र सूची कहते हैं। एक कौन सी है? स्टेट लिस्ट है, जिसे क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं। एक कौन सी? कंकरेंट लिस्ट है, जिसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहते हैं। देखिए, जो केंद्र सूची होता है, इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट होता है यानी राज्य सूची होता है, इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट के जो जितने भी विषय आते हैं, उन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रस्तावना में भाषा का प्रयोग किया गया, लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, वो कहां से लिया गया है? वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए प्रियम्बल कहां से लिया गया है? प्रियम्बल लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ जो आज रूस के नाम से प्रसिद्ध है, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। कब एडॉप्ट किए गए थे? 1976 में। मौलिक कर्तव्य कब आए थे भारत में? 1976 में भारतीय संविधान में शामिल हुए थे। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। और दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ही बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ये किया गया है प्रस्तावना में ही किया गया है। क्योंकि जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना से स्टार्ट होता है, और प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, यहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से या किन नामों से किया गया है? तो संविधान में जो राष्ट्र का उल्लेख है वो भारत और इंडिया नाम से किया गया है। भारत और इंडिया, ये दोनों नामों का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तान नाम का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में रहने वाली जनता, यानी पॉपुलेशन। जनता है जो, वो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि जनता के ऊपर ही पूरा डिसीजन रहता है। ये जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं, उसको राजनीतिक सत्ता उसके पक्ष में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कहां से स्वीकार किया गया है? भारत जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, किस देश में? यहां पर देश पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों का नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन सक्षम है? केवल संसद। संसद के पास ही केवल ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, और जो उनके अर्जन हेतु या फिर उनके त्याग हेतु कानून बना सकती है। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 11 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से 35। पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक, गार्जियन ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कौन है? गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसका अभिभावक कहा जाता है और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या दाखिल कर सकते हैं? रिट दाखिल कर सकते हैं। और रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की रिट दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पर्शता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया था? किस जो अनटचेबिलिटी को ये एबॉलिश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में कहा गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है, जो कि कहां पर? भारत के जो संविधान के मौलिक अधिकार है उसमें वर्णन दिया गया। जो पहला मौलिक अधिकार है और पहले मौलिक अधिकार में जो पहला अनुच्छेद है, पहला जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ये 14 से 18 तक है। इसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इसमें 14 कहता है जो समानता का अधिकार से संबंधित है, सॉरी, समानता के अधिकार में जो अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष क्या है? सभी लोग समान होंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं वो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बिल पास कब हो गया था, तो ये बिल पास हो गया था 4 अगस्त 2009 को। 2009 को 4 अगस्त 2009 को ये बिल पास हो गया था, जबकि 1 अप्रैल नए फाइनेंशियल ईयर पर ये जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर अनुच्छेद 19। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। और उसमें से जो पहला अधिकार है जिसमें दिया गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें चर्चा की गई है अनुच्छेद 19 में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद 19 1 ए, याद रखिएगा अनुच्छेद 19 1 ए। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है इस तरीके से, अनुच्छेद 19 1 ए, याद रखिएगा पूरा बताना है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त कौन सा मूल अधिकार नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है, ये केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अच्छा, कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो अधिकार है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये इतने अधिकार यानी जो 5 अनुच्छेद हैं, 5 अनुच्छेद या 5 अधिकार के लिए ये केवल किसको प्राप्त हैं? ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसमें विदेशी नागरिक शामिल नहीं किए गए हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 अनुच्छेदों को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार याद करिए, याद हो जाएंगे। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है जो वो क्या करता है?
कारखानों में बालकों के नियोजन यानी बालकों का जो काम कराने का प्रतिषेध करता है। यहाँ पर बालक काम नहीं कर सकते हैं, जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व, ये पहले ही आ चुका है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरलैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित कौन सा अधिकार है, कौन सा सॉरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान में कौन से भाग में है? भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? भाग 4 में। और भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? डीपीएसपी का है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहां से लिए गए हैं? जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये कहां से कहां तक हैं? 36 से 51 तक हैं। कहां तक हैं? 36 से 51 तक हैं। और एक अनुच्छेद और आता है 51 का कह लीजिए या 51 ए कह लीजिए, ये आता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, जो भाग 4 का से संबंधित है। भाग 4 का या 4A कह सकते हैं, भाग 4 का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, ये सारे क्या हैं? ये मौलिक अधिकार हैं। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। जबकि समान नागरिक संहिता ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डीपीएसपी में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो, वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 44। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब जोड़े गए थे तब केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन वाला है, वो जोड़ दिया गया था, राइट टू एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इसका आंसर आप लोग सभी लोग बताइएगा, क्योंकि ये पहले से ही 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कब सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A, इसमें अनुच्छेद पूछा गया है। तो इसमें बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन है, हिंट भी आपको मिल गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऊपर वाले का? अनुच्छेद सॉरी ईयर है 1976, याद रखिएगा और कमेंट बताइए किसका आंसर सही गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4A में, पहले से ही बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता, तो ये सही पॉइंट है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, ये भी सही पॉइंट है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही पॉइंट है। भाग 5 में क्या है? मूल कर्तव्य तो नहीं है। भाग 5 में क्या है? केंद्र है। भाग 5 में केंद्र है, केंद्र यानी संघ सरकार, संघ कह सकते हैं, संघ। तो मूल कर्तव्य किसमें है? मूल कर्तव्य है भाग 4A में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाग 5 मूल कर्तव्य, ये सही यानी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 है जो राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, कि राष्ट्रपति अगर एक बार पद पर रह चुका है तो वो पुनः निर्वाचित हो सकता है अनुच्छेद 57 के तहत। और इसकी कोई भी समय सीमा नहीं होती, मतलब अपनी डेथ तक या फिर अपने मन के अनुसार जब तक रहना चाहे तब तक अपना टेन्योर पूरा कर सकते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। और मान लीजिए भारत में जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट उस समय उपलब्ध नहीं है तो कौन होगा प्रेसिडेंट के पद पर? तो प्रेसिडेंट के पद पर वाइस प्रेसिडेंट कार्य करेगा। और इसको जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसको सारे वही मतलब भत्ते, जो सैलरी भत्ते, वेतन वगैरह जितनी भी चीजें, जितनी सुख सुविधाएं हैं, वो सभी प्रेसिडेंट वाली मिलेगी, ना कि वाइस प्रेसिडेंट वाली। और अगर मान लो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो प्रेसिडेंट के पद पर कार्य करेगा और इसको भी सेम सुविधाएं मिलेंगी, जो प्रेसिडेंट वाली सुविधाएं वो इसको मिलेंगी।
और भारत में अभी तक ये 2 बार हुआ है। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि वो 2 बार कब हुआ है और कौन से चीफ जस्टिस ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है। मतलब राष्ट्रपति तो बने, स्वाद तो मिला, लेकिन पूर्ण रूप से स्वाद नहीं मिल पाया। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, इसके बारे में बता चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। और वहीं पूछा जाए कि गवर्नर को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो गवर्नर को मिलता है अनुच्छेद 213 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? जो इम्पीचमेंट होता है राष्ट्रपति का, ये आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जा सकता है, वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। सपोज करते हैं कि अगर ये संसद के लोकसभा सदन के द्वारा लाया जाता है, तो कम से कम 100 सदस्यों के जो पहले अनुमति चाहिए, पूर्व अनुमति चाहिए। और मान लो अगर राज्यसभा द्वारा लाया जाता है, तो इसमें कम से कम 50 सदस्यों की पूर्व अनुमति चाहिए, तभी ये सदन में लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा लाता है तो अपने सदन में सबसे पहले लाएगा, और अगर लोकसभा लाता है तो लोकसभा अपने सदन में सबसे पहले लाएगा, और फिर दोनों एक दूसरे के पास भेजेंगे जो भी पहले लाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, जो उच्चतम न्यायालय परामर्श लेने से, मतलब जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श तो ले सकता है, लेकिन उनकी जो उच्चतम न्यायालय है, उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय सिर्फ परामर्श दे सकता है, अपनी बात को मनवा नहीं सकता है, ये नहीं कह सकता है कि नहीं आपको ये मानना ही होगा। राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत भारतीय अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, एडवाइज ले सकता है, लेकिन वो एडवाइज है, वो बाध्य नहीं होगी। और आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इनमें से कौन सा है जो भारत में राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो भारत का महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं भारत के महान्यायवादी। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, सीएजी। सीएजी जो होता है, इसका आर्टिकल कौन सा है? 148। और प्रेसिडेंट महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 ये कौन सा है? महान्यायवादी का। और एक राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल के आर्टिकल 63। तो ये तीनों को कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राष्ट्रपति तीनों को नियुक्त करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य का राज्यपाल, ये तीनों लोगों को नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को तब तक के लिए धन्यवाद।